हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी का चैप्टर देख रहे थे, वन लाइनर क्वेश्चन बेसिकली देख रहे थे। ये जो है संग्रह है जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे बीपीएससी की बात कर ले या बीएसएससी की बात कर ले या फिर यूपीपीएससी या यूपीएसएससी या एमपीपीएससी, इस सारे एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चनों का संग्रह है। इसके अंतर्गत लगभग हम लोग 1 लाख प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो भी लोग अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सेशन है ये। इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये चैप्टर नंबर 5 है और ये नागरिकता से संबंधित हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा नागरिकता से संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित उल्लेख मिलता है। अगर ऐसे हम लोग बात कर ले तो टोटल पार्ट या टोटल भाग कितना है हमारे संविधान में, टोटल 24 पार्ट है, जिसमें दूसरा पार्ट में उल्लेख किया गया है नागरिकता को। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेद 511 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। ये नागरिकता किस सूची का विषय है। तो नागरिकता जो है एक संघ सूची का विषय है और 3 हम लोग पहले भी देखे थे, 3 लिस्ट आता है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट, जिसको कहा जाता है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो इसमें कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट है जो बांट दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट होगा जो संघ सूची में होगा, कुछ होगा जो राज्य सूची में और कुछ होगा कंक्रीट लिस्ट में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एजुकेशन, जैसे हम लोग देखते हैं तो एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि कंक्रीट लिस्ट का भाग है। ठीक है, तो एक बार हमको कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा कि संघ सूची में टोटल कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, राज्य सूची में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है और कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो एकल नागरिकता का उल्लेख मिलता है हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप होता है हमारे इंडिया में। अगर यूएसए के संविधान की बात कर ले तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलता है, मतलब राज्य के लिए एक अलग सिटीजनशिप होता है और एक केंद्र के लिए एक अलग सिटीजनशिप होता है, तो वहाँ डुअल चलता है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में क्या कर सकते हैं, वोटिंग या मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन सी जो है योग्यता होना चाहिए। तो केवल भारतीय नागरिक को ही राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य बनाया जा सकता है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 5 में और पार्ट की अगर हम लोग बात कर ले भाग 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था या भारत का नागरिक होगा। ये किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। तो ये मेंशन किया गया है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, मतलब ये हुआ जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया उस दिन से पहले तक जो है कोई आदमी अगर उस क्षेत्र में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 5 में। अधिवास का तात्पर्य क्या होता है। तो अधिवास का मतलब होता है, अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। आगे है, अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, एगो उद्भव अधिवास होता है, एगो विकल्प अधिवास होता है। यहाँ आप लोगों को शायद अधिवास समझ में ना आया हो। अधिवास का मतलब होता है डोमिसाइल। ठीक है, तो डोमिसाइल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, उद्भव अधिवास और दूसरा होता है विकल्प अधिवास, मतलब ऑप्शनल अधिवास। ये 2 प्रकार के डोमिसाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पाकिस्तान को, तो इसमें पूछा जा रहा है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 7 में। देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों को नागरिकता पर बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं। ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही वह अनुच्छेद 5-6 की सारी शर्तों को पूरा करता हो, लेकिन ये भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन अनुच्छेद 7 के दूसरा भाग में क्या कहता है, उन लोगों के लिए नागरिकता तय करता है जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पलायन करके आए हैं, मतलब पाकिस्तान से कहाँ, भारत में आए हैं।
उसके लिए नागरिकता की बात करता है। जो यहाँ से गए हैं उसके लिए तो वो तो नागरिक नहीं होंगे मतलब भारतीय, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उसको तो नागरिकता देना पड़ेगा। तो ये प्रावधान किया गया है। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है किसमें? अनुच्छेद 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं होगा? तो यह है यदि वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी कानून या लॉ बनाते हैं वो कौन सक्षम है? तो वो बनाया जाता है संसद के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्ष तक जो है निवास करना अनिवार्य है? तो 12 वर्षों तक। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे इंडिया में अगर 12 वर्षों तक वो अगर रहेंगे तो वो अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत से बाहर निवास करता है, मतलब भारत से किसी और देश जाता है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। मतलब एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ आदमी है इंडिया का, वो पासपोर्ट है उसके पास, वो अगर यूएसए जाएगा और वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? अप्रवासी भारतीय कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करता है उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा उनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। समझ में आगे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है यहाँ पे पूछा जा रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये बिताने होंगे 7 वर्ष। आगे है नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो ये कानूनी रूप प्रदान करता, मतलब कानूनी रूप से जो है आप भारत के नागरिक हो या कहीं का भी। ठीक है। चलिए आगे है नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? तो ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक। मतलब हमारा संविधान तो मूल रूप से कब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इससे पहले जब 1949 में ही इसको लागू कर दिया गया था, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक। यहाँ पर दिया हुआ है कि नागरिकता की समाप्ति, कौन स्थिति में नागरिकता की समाप्ति हो सकती है? तो जैसे एक है परित्याग, नागरिकता का परित्याग, अगर स्वेच्छा से नागरिकता आप छोड़ रहे हैं तो उस केस में, तो उसका कंडीशन आप देखिए, पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। मतलब कोई भी आदमी जो नागरिकता छोड़ना चाहे तो वो घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक लगा सकती है। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। समझ में आ गया दोनों बात आप लोगों को। अब चलिए दूसरा है बर्खास्तगी। इसमें क्या होता है, किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। मतलब कोई भी इंडियन जब दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिक उस जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब नहीं लागू होती है जब भारत सरकार भारत सरकार युद्ध में उलझे हुए हों और केंद्र जब तक इस संबंध में सहमति न प्रदान कर दे तब तक ये लागू नहीं हो सकता है। तीसरा है वंचित किए जाने पर। वह भारतीय नागरिक जो कि देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना हो, ठीक है, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है। अब देखिए वो निम्न क्या क्या बातें हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठा का प्रयोग कर जो है वास्तविकता तथ्य जो अपने आप में वास्तविकता है उसको छुपाया हो, इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, भारत सरकार के द्वारा वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। दूसरा कंडीशन है भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्टा की अभिव्यक्ति की गई, मतलब भारतीय संविधान को रिस्पेक्ट न किए जाने पर भी उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
तीसरा है, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर उसे राष्ट्ररोधी घोषित किया जा सकता है और नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए चाइना है, तो चाइना अगर हमारा जैसे दुश्मन हो गया, तो इस पे अगर हम लोग या अगर कोई व्यक्ति उसको गुप्त रूप से कोई सूचना पहुंचाता है, तो उस केस में भारत सरकार उसको राष्ट्र विरोधी माना जाएगा और उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। और एक और कंडीशन है, नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो, इस कंडीशन में भी जो है वंचित किया जा सकता है नागरिकता। ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष लगातार वो दूसरे देश में रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या देखें, अभी देखें कि किस वजह से नागरिकता आपकी छिना सकता है, ये हम लोग देखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। तो ये किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। फिर उसके बाद है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919, जो कि बहुत हंगामा भी हुआ था। तो किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया था। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान। ये सारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक है उसी के संबंध में ये पेश किया गया था। और हंगामा क्यों हुआ था, तो हंगामा में जो पाकिस्तान है इससे मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए बेसिकली हंगामा हुआ था। आगे है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया था। तो 5 वर्ष कर दिया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ। तो ये 10 जनवरी 1920 को ये लागू किया गया था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई इंडियन है, वो कोई दूसरे देश में, जैसे कनाडा में जाके कनाडा का नागरिकता सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसका नागरिकता जो है इंडियन वाला, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये प्रावधान किया गया है, कैसे अर्जन किया जा सकता है या फिर कैसे समापन किया जा सकता है नागरिकता। हम लोग बात करने वाले हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे इंडिया में नागरिकता आप लेंगे तो कितने प्रकार से इंडियन नागरिक आप बन सकते हैं। तो 5 प्रकार से आप बन सकते हैं। कौन कौन से है ये। जन्म से प्राप्त नागरिकता, एक जन्म ही यही हुआ हो। वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, आपका वंश यहाँ पर रहता हो। पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता। क्षेत्र समाविष्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए नेपाल का कुछ भाग हमारे इंडिया में आ गया, तो वो जो आएंगे जितने लोग, उसको अपने आप क्या होगा, इंडियन नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। चलिए आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्माती शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून ला सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार। आगे है, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। 3 प्रकार से किया जा सकता है, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है, तो किस देश में किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ दोहरी है, डुअल सिटीजनशिप है। स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है और केंद्र का अलग, यानी सेंटर का अलग सिटीजनशिप होता है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलता है। हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है। प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर, प्रवासी भारतीय का आवेदन पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी। तो ये किया गया था 2003 में। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है, OCI कहा जाता है। मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको दोहरी नागरिकता दिया जाता है। जो हमारे भारतीय हो, अलग कंट्री में रह रहा हो, बस गए हो, उसको दिया जाता है बेसिकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो ये किया गया 1955 के नागरिकता कानून में। आगे है, किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? तो वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो तो उसको जन्मजात रूप से भारत का नागरिक समझा जाएगा। चलिए आगे है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से। आगे है, जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? मतलब अगर भारतीय हैं, जन्म से नागरिक होने की क्या क्या शर्तें हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो तो वो जो है जन्म से भारतीय कहलाएंगे। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा क्या कहलाएंगे? जन्म से नागरिक कहलाएंगे। एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा कोई एक भारतीय हो तो वो जन्म से भारतीय नागरिक कहलाएंगे। आगे है, वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता अगर भारतीय हो तो उसको क्या हो सकता है? भारत का नागरिकता मिल सकता है। ठीक है। आगे है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में? तो भारतीय मूल रूप का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो या भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हो, उसी कंडीशन में जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का क्या प्रावधान किया गया है? तो संविधान देश में एक निश्चित अवधि का तक निवास करना, ठीक है, ये किया गया है। 8वीं सूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना, तब जाके हम लोग जो है या कोई भी व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन किया जा सकता है, या अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? जो यहाँ के नागरिक है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है उन्हीं के पास ये जो है अधिकार है, जैसे 15, 16, 19 एवं 29। ठीक है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। अदरवाइज अगर कहेंगे जैसे दूसरे देश से लोग आते तो क्या उसके लिए अप्लीकेबल होगा ये? तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो संविधान प्रारंभ के मतलब जब संविधान प्रारंभ हुआ उसके समय में किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता हो। तो आप देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है यहाँ पर। भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्ति की थी। ठीक है, मतलब जो भारत में जन्मा हो। दूसरा है अधिवास मतलब डोमिसाइल, जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था तो उसके आधार पर वो भारतीय नागरिक कहला सकते हैं। अधिवास मतलब डोमिसाइल, जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का समांतर निवासी रहा हो तो उसको भी भारत का समझा जाएगा। आगे है, भारत का निवासी हो किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया हो तो उसको भी भारत का नागरिक कहा जा सकता है। आगे है, पाकिस्तान का निवासी किंतु 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक उस समय से भारत में निवास कर रहा है, जिनके विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया है, वो भी भारत के नागरिक कहा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के बाहर रहने वाला किंतु उसके माता पिता में से कोई एक या पितामह या दादा दादी की बात करें में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो उसके आधार पर भी उसको भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 6 बार संशोधन हो चुका है। कब 1986 में संशोधन हुआ था, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में एवं 2019 में। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जिसको NPR कहा जाता है उससे संबंधित कुछ बातें देखेंगे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश में सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर होता है जिसमें यहाँ के नागरिकों के नाम मेंशन किया जाता है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
भारत के प्रत्येक निवासी को एनपीआर में रजिस्ट्रेशन करना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना, मतलब कितने लोग भारत में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसका एक डेटाबेस तैयार करना मुख्य कार्य है इसका एनपीआर का, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के आधार पर बायोमेट्रिक विवरण शामिल होंगे, मतलब बायोमेट्रिक तरह से उनको ऐड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा अनिवासी भारतीय एनआरआई, जिसको एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, किसे कहा जाता है? तो ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन, एक वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में रहता हो तो उसको एनआरआई कहा जा सकता है, मतलब अनिवासी भारतीय कहा जा सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है, मतलब एनआरआई का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है अनिवासी भारतीयों को इस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की? तो ये किया गया था 2011 में, मतलब जो एनआरआई लोग हैं वो अगर भारत में मतदान होगा तो वो वहाँ से आके मतदान कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाला सक्षम मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं? तो ये फॉर्म 6A के माध्यम से करवा सकते हैं। आगे है भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, तो इसका मतलब होता है, PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि वे लोग जो स्वयं अथवा अपने पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा सकता है, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जा सकता है। जैसे एनआरआई के फॉर्म केस में हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 182 दिन अगर इंडिया से बाहर रहते हैं व्यवसाय से या फिर कुछ उद्देश्य से रहते हैं तो उसको एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा, मतलब अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाएगा, या नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाएगा। उसी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति का पूर्वज जो भारतीय रहा हो और अभी वर्तमान में वो व्यक्ति कहीं दूसरे देश में सेटल हो गया हो, वहाँ के नागरिकता प्राप्त कर चुके हो, तो उसको कहा जाता है PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के व्यक्ति को PIO कार्ड, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? तो ये वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई थी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्ष तक बिना वीजा के भारत आ सकते हैं? तो 15 वर्ष तक भारत आ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को किस कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है OCI कार्ड का दर्जा। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो OCI का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बढ़ते हम लोग आगे हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कब अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये किया गया था 12 दिसंबर 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी सूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल है? तो ये शामिल किया गया है कार्गी आंगलोंग असम। ठीक है, जैसे गारो हिल मेघालय हो गया, चमका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र हो गया, ये सब सम्मिलित है। मतलब कुछ क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और कुछ क्षेत्र पे लागू नहीं है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन इस पे लागू नहीं होता है। 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्र पर ये लागू नहीं होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट है इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया है? तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में हटा दिया गया है अभी हाल ही में।
इनर लाइन परमिट से क्या क्या तात्पर्य है? तो वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासी को उन राज्य में आने या रहने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब भाग 2 में जितने भी 511 तक जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके बारे में हम लोग एक संक्षिप्त यहाँ पे देख लेते हैं बातें। तो जैसे हम लोग अभी बात किए कि नागरिकता जो मेंशन किया गया है हमारे संविधान में 511 अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, भाग दूसरे में है, ठीक है। तो इसमें पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है, क्या प्रावधान किया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये बात मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत पर जो आए हैं, या तो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं या पाकिस्तान से भारत आए हैं कुछ व्यक्ति, तो उसके नागरिकता के अधिकार की बात करता है ये अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को प्रेजेंट करने वाले, मतलब भारत से कुछ आदमी कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और देखिए 6 के अंतर्गत कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए हैं। और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत क्या हुआ? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नागरिकता से संबंधित जो हम लोग देखें हमारे भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है अनुच्छेद 511, और भाग 2 में जो मेंशन किया गया उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त एक विवरण देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 में मेंशन किया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद में 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार का बात करता है ये। अनुच्छेद 7 में कहा गया पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित बात है इसमें। अनुच्छेद 8 में कहा गया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव से कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का बात करता है। अनुच्छेद 9 में कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति जो है व्यक्ति का नागरिक न होना, मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहाँ के नागरिकता हासिल कर लेता है तो वो भारत के नागरिकता होने का अधिकार खो देता है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकों के अधिकार का बना रहना, मतलब किस कंडीशन में नागरिक जो है यहाँ का जो उसका अधिकार बना रहेगा उसकी बात करता है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम करना, मतलब समय समय से कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, ये शक्ति होता है संसद के पास, जो नागरिकता से संबंधित नियम कानून को चेंज करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस हम लोग यहीं पे रुकते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं आज का सेशन, और एक नए टॉपिक या नई चैप्टर लेके हम आएंगे दूसरे सेशन में। तो आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।